Welcome back, students. My name is Tahir and I graciously welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation Classes. तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर लाइट, जो कि आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है. I hope you are enjoying the biology lectures and chemistry lectures from Ishfaq sir as well. So let's start with today. That's the physics part, जिसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं. लाइट है आपके पास, फ्रिक्शन है आपके पास, और सम नेचुरल फिनोमेना, जो कि आपको मैं आने वाले 2 लेक्चर्स में कंप्लीटली सॉल्व करके बताऊंगा और इस चैप्टर के सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा. आई होप यू आर गिविंग अ ग्रेट लव टू द चैनल एंड द ऑल टीचर्स प्रेजेंट इन द चैनल. बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों का. बट हियर नाउ कमिंग बैक विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दैट्स लाइट क्लास 8th. और इस चैप्टर को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के सारे ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस चैप्टर की. चैप्टर का नाम है लाइट, जो कि आपकी फिजिक्स में आता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि क्या है लाइट. सबसे पहले अगर हम देखेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. क्या हमारी आंखों से हम देख सकते हैं? तो आंसर है नो. आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं सर, आंखों से ही तो हम देखते हैं, लेकिन ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने? बेसिकली बच्चा अगर बात को समझिए, लाइट की वजह से ही हम किसी चीज को देख सकते हैं. अगर लाइट नहीं है, शाम को आप कमरे में लाइट ऑफ कर देते हैं, उसके बाद कोई चीज नजर आती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर. तो मतलब क्या हुआ कि लाइट बेसिकली हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में. ठीक है, तो लाइट बेसिकली क्या है? एक एनर्जी है. जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी की तरह ये भी एक एनर्जी है. और एनर्जी से हम क्या देख सकते हैं? ये एक इस तरह की एनर्जी है जिससे सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं. समझिए बात को. डेफिनेशन आपके सामने एक बहुत सिंपल और बहुत ही सरल अल्फाज में लिख रखा है कि लाइट एक ऐसे फॉर्म की एनर्जी होती है जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हम चीजों को देख सकें, चीजों को परख सकें और चीज समझ सकें, और उसके बाद उसे माइंड में रिटेन कर सकें कि ये चीज एग्जैक्टली क्या है. और किसकी वजह से यह हम देख सकते हैं? बेसिकली लाइट की वजह से. अब अगर हम बात करें, ये तो सारी लाइट हो गई सर. लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, आप हायर क्लासेस में जाके भी पढ़ेंगे. बहुत जबरदस्त और डिटेल फॉर्म में आपको क्लास 10th में मिलेगा, क्लास 12th में आपको ऑप्टिक्स के फॉर्म में मिलेगा. तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा से स्ट्रेट लाइंस में ट्रांसफर होती है या स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है. समझ रहे हो बात को? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज लाइट? बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स नियर बाय. जो भी नियर बाय में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखते हैं हम लाइट की ही वजह से. लाइट इज बेसिकली, अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो लाइट फोटॉन्स की बनी होती है. ठीक है, लाइट इज एग्जैक्टली मेड ऑफ फोटॉन्स एंड इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब बच्चा इसमें एक समझदारी की बात है जो हमें समझनी है, और वो एग्जैक्ट में क्या है. बात को समझिएगा कि हमारे पास जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट है, ठीक है, विजिबल लाइट एग्जैक्टली क्या और किस कलर में होती है यह समझना है. हमने देखा है कि सूरज से, यानी कि सन से जो एनर्जी आती है या सन से जो लाइट आती है, क्या ये सिर्फ वाइट है? ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होने वाली हैं. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में रिलेट होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कि लाइट हमेशा से ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइंस में. लाइट हमेशा से स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है. एक एग्जांपल पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं. यहां एक शम्मा जल रहा है और हमारे पास पैरेलल 1, 2 और 3 एग्जैक्टली कार्डबोर्ड्स लगे हुए हैं, जिनके बीच में से एक होल कर रखा है हमने. तो उसमें क्या है एग्जैक्टली हमारे पास
कि लाइन जो है, लाइन पास हो रही है, यहां से एक ऑब्जर्वर है जो इस शमा को देख रहा है और वो इजीली देख पा रहा है। इट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन एज वेल। हाँ, इसका एक सिंपल एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको समझना हो तो देखिए, आप अपने घर में आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाएंगे। जैसे ही आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास लाया तो उसमें आप एक चाक पाउडर ऐड करेंगे, सिंपल चाक पाउडर वाइट। और जैसे ही पानी में आपने चाक पाउडर क्लियर किया या ऐड करा तो इस ग्लास का जो कलर हो जाएगा वाटर का, वो एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली व्हाइट हो जाएगा। और जिस तरह से व्हाइटिश कलर आएगा उसके बाद आपको एक कलर्ड लाइट लानी है। जैसे ही आप एक कलर्ड लाइट लाएंगे, यहां पे आपने बैटरी को रखा और जैसे ही बैटरी से लाइट निकली, ठीक है, तो आप देखोगे कि जिस भी कलर की वो लाइट होगी वो स्ट्रेट आपको एक स्ट्रेट लाइन में पास होते हुए दिखेगी। सो दैट्स व्हाई लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल, जब तक ना कोई ऑब्स्टेकल सामने आ जाता है। तो उसके बाद है लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है, और लाइट हमारे पास एग्जैक्टली डिफरेंट फिनोमिनास करती है बेस्ड ऑन इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहां पे आप एक चीज समझेंगे कि लाइट जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट हो सकती है, यानी कि किसी सरफेस पे लाइट पड़ी, उसके बाद ट्रेवल होके वापस चली गई, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमारे चैप्टर में एक डिटेल टॉपिक है, तो इसकी ज्यादातर बातें मैं वहां करूंगा। दूसरी बात है, लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज ऑफ द मीडियम, ठीक है। और उसके बाद लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लाइट कब एब्जॉर्ब होगी और कब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, डिपेंड्स अपॉन कि किस सरफेस पे लाइट को स्ट्राइक किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इस बार एक अचानक सी बात याद पड़ गई है मुझे। आपके जो जेकेएससीईआरटी का पेपर डिजाइन है, वहां में आपसे एग्जैक्टली क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहां से एक क्वेश्चन पढ़ता है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट हमेशा से फास्टर चलती है एज कंपेयर टू साउंड। आपने देखा होगा कि जब भी लाइटनिंग होती है, मार्च अप्रैल के महीनों में जब भी लाइटनिंग होती है और उसके बाद थंडरिंग वगैरह जो सब भी आवाजें और लाइटनिंग हो रही होती है बारिश के टाइम पे, आपने देखा कि एग्जैक्टली लाइट यानी कि बिजली का चमकना हम तक पहले पहुंचता है और बिजली का साउंड जो है, कड़कने का जो साउंड है, वो बाद में पहुंचता है। उसका रीजन यही है, हालांकि ये दोनों जो चीजें होती हैं, जब बिजली चमकती है और बिजली का कड़कना, साउंड का प्रोड्यूस होना, ये साइमल्टेनियस है, एक ही बार में दोनों चीजें होती हैं। बट हमारे पास लाइट पहले पहुंचती है और साउंड उसका बाद में पहुंचता है। उसका रीजन ये है हमारे पास कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है। दूसरी बात कि लाइट की स्पीड जो है वो साउंड से ज्यादा है, तो इसलिए लाइट पहले पहुंचेगी और उसके कुछ सेकंड्स बाद हमारे पास साउंड सुनाई देगा। आई होप बच्चा लोग कि आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों हमें साउंड जो है बाद में सुनाई देता है और लाइट जो है पहले सुनाई देती है। रीजन इसका यही है कि लाइट की स्पीड ज्यादा है। We can see objects by reflection, obviously है, जब भी एक exactly अगर हम देखेंगे, यहां पे हमारे पास एक पेंसिल रखी हुई है, ध्यान रखिएगा, मान के चलो यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, नॉट पेंसिल, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसे हम यहां से देख रहे हैं, एज अ पर्सन मैं इसे यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जैसे ही हमारे पास लाइट सोर्स पड़ेगी, जैसे ही लाइट जला, आपके पास जैसे ही लाइट जला, तो लाइट से क्या होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, समझ रहे हो आप बात। लाइट से या सोर्स से जो भी रे पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसको जब एग्जैक्टली हमारे ऑब्जर्वर की लाइन से या ऑब्जर्वर की आई से मिक्स होता है, जब ऑब्जर्वर की आई इस चीज को रेक्टिफाई करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होके जब एक ऑब्जर्वर इस चीज को समझता है या देखता है, तो उसे ये इमेज जो है वो नजर आती है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आता है। उसके बाद शैडो इज फॉर्म्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने देखा है कि जब भी लाइट ट्रेवल कर रही हो, सामने कोई चीज आ जाए, सामने कोई चीज आए, यहां से लाइट का रे आ रहे थे बहुत सारे, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही इसने ब्लॉक करा इस रे को,
इसके बाद यहां पे इसका कहीं ना कहीं आपको शैडो जो है वो बनता हुआ दिख। तो शैडो किस लिए बनते हैं? जब लाइट को बेसिकली ब्लॉक करा जाता है तो शैडोज बनते हैं। बात करेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, जैसे हीट हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की तरह लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन याद रखना कि हमारे सन से जो हमारे पास विजिबल कलर आता है, यानी कि विजिबल कलर, अगर हम विजिबल कलर की बात करते हैं तो विजिबल कलर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है कि हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट जो है डिस्पर्जन पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कितने प्रकार की लाइट जो है हमारे पास आती है, उसमें क्या क्या कलर होते हैं। तो प्लीज बने रहिए वीडियो में। चलते हैं हम आगे और हमने बात करनी है अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, किसकी वजह से चीजें हमें दिखती हैं। सबको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी आपको बता दिया था कि लाइट जो होती है, लाइट की वजह से ही हमें चीजें दिखती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट टू आवर आईज देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तो वो एग्जैक्टली इमेज जो है, जिस चीज पे रिफ्लेक्ट हुई लाइट, वो एग्जैक्टली हमें दिख जाती है, ठीक है। उसके बाद लाइट में हैव बीन एमिटेड और रिफ्लेक्टेड, डिपेंड करता है, लाइट कभी कभार इमिट हो सकती है या लाइट कभी कभार रिफ्लेक्ट हो सकती है। बात करेंगे इसके बाद कॉन्सेप्ट की कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और भी, ray that comes back after striking any surface is basically called as reflected ray। मान के चलो ये हमारे पास exactly एक सरफेस था, और अगर मैंने सरफेस पे एक सोर्स से लाइट डाला और यहां से ये जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसे हम बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतनी चीजें तो आपको अच्छे से पता होंगी। ये हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, जो लाइट से या एग्जैक्टली जो भी हमारी सोर्स होती है, सोर्स से जो भी चीज या जो भी लाइट या वेव जो है ट्रेवल होके आती है, तो उसे हम इंसिडेंट रे जो है वो बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो समझिए बात को, हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। समझ रहे होंगे आप बात को, जैसे हमारे पास सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स क्या है? अगर आप समझेंगे, सन के पास खुद की रोशनी है। ऐसा तो नहीं है कि सन किसके पास जाता है, किसी के पास जाता है और उसे बोलता है भाई हमें एनर्जी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा सन है उसके पास एक अल्टीमेट नेचुरल रिसोर्स जो है हमारे पास है, और लाइट उसका अपना है, वो किसी से उधार नहीं लेता। बात करते हैं एग्जांपल्स की। हमारे पास सन है या फ्लैम ऑफ अ बर्निंग कैंडल है, ये इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, तो वो एग्जैक्टली आते हैं हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अब इसका अपोजिट क्या होता है लोग, यहां पे समझिए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? समझिए बात को, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच के नॉट इमिट लाइट ऑन बाय देयर ओन, ठीक है, यानी कि जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पेन है, नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, जब तक ना इसके ऊपर एक लाइट लगेगी या इंसिडेंट रे पड़ेगा, तब तक आपको ये विजिबल नहीं होगा। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा फिर ये आपको विजिबल होगा। रीजन ये है, कुछ चीजें हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, कुछ चीजें हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। वो सिर्फ जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तभी हमें वो नजर आता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास मून जो है वो बेसिकली एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अर्थ की हम बात करें तो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। रेस्ट आपके रूम्स में, यानी कि अगर हम चेयर की बात करें, बुक की बात करें, पेन की बात करें, तो ये सब के सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन का। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए
लाइट का जाना और किसी सरफेस को टकरा के वापस आ जाना, What is this? This is called as reflection. बहुत सिंपल में, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम ए सरफेस। अब सरफेस किसी भी तरह की हो सकती है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। हायर क्लासों में आप डिफरेंट तरीके से इस चीज को बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे, लेकिन जब भी मेरे पास, आप मान के चलें एक मिरर है, यहां से एक लाइट सोर्स आती है, मिरर को स्ट्राइक करती है और ऑब्वियसली वापस रिफ्लेक्टेड रे जाता है, तो आप ये समझ लें कि ये मेरे पास एक सरफेस था जिस पे लाइट आई और रिफ्लेक्ट हुई। लाइट का आना और रिफ्लेक्ट होना, बात को समझिएगा, लाइट का आना और रिफ्लेक्ट होना, ये प्रोसेस जो है रिफ्लेक्शन कहलाती है। यानी कि किसी भी सरफेस को लाइट जब टकराए और बाउंस बैक होके वापस आ जाए तो उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब बात को समझिएगा बेटा, यहां बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से समझिएगा। यहां पे हमारे पास अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, मैंने आपको बताया लाइट आई, इंसिडेंट रे आई और उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई वापस, ठीक है। यहां पे आप इस चीज को समझिएगा, यहां पे ये एरो जो है इट्स अ टाइपिकल एरर, दिस एरो शुड बी हियर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे बाहर की ओर जाती है। तो यहां एक चीज को समझिएगा बच्चा, यहां ये एक नॉर्मल है हमारे पास। नॉर्मल क्या होता है सर जी? नॉर्मल बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन हम समझते हैं एक प्लेन के अंदर एक इमेजिनरी लाइन होती है। अगर हमारी इंसिडेंट रे आती है और जहां पे स्ट्राइक करती है, जहां पे बेसिकली स्ट्राइक करती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जैसे ही हमारे पास इंसिडेंट रे आई, सरफेस को स्ट्राइक की, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई। जनरली हमारे पास अगर हम एक मिरर की बात करें तो एक साइड इसका पॉलिश्ड है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं इसका मतलब हुआ कि पॉलिश है। जनरली हमारे घरों में प्लेन मिरर्स होते हैं और प्लेन मिरर्स की जो साइड पॉलिशिंग होती है, यानी कि जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं, ठीक है, उसमें जो साइड में आपके पास एग्जैक्टली मिरर के पीछे जो कोटिंग करके होती है वो एग्जैक्टली सिल्वर कोटिंग होती है। तो ये बात आप अच्छे से समझेंगे, हो सकता है एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू आपसे पूछा जाए तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब बात को समझिएगा, एक इंसिडेंट रे आई और एक प्लेन पे पड़ी और फिर वापस चले गई, प्रोसेस क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन कहलाती है। लेकिन सर ये जो रे सोर्स से आती है, यहां पे सन एज अ सोर्स था हमारे पास, ठीक है, सन से जब रे आई तो इस रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने पिछली ही स्लाइड में इसके ऊपर बात करी थी। और सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट वापस गई और जैसे ही लाइट वापस गई तो वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में वापस गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में वापस गई। बात को समझिएगा। अब यहां पे एक चीज आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने एक नॉर्मल लाइन ले रखा था, दिस इज माय नॉर्मल हियर एंड नाउ, आप समझ सकते हैं कि यहां नॉर्मल और इसके बीच में एक एंगल बन के आ रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि मैथमेटिकली अगर हम बात करें ज्योमेट्री के अंदर रे कब बनती है? जब दो रेज स्टार्ट होती हैं, तब एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर दो रेज स्टार्ट करें तो वो एंगल बनाते हैं। अगर मैं अपनी नॉर्मल को एक एंगल का आर्म समझ लेता हूं तो इसका मतलब है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। और यहां पे अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे और एग्जैक्टली नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है। भाई साहब अब समझिए इस चीज को, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बेसिकली फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। आपके नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को आप इंसिडेंट एंगल कहते हैं। दूसरा अपोजिट में याद रखेंगे कि यहां पे एग्जैक्टली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनेगा ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। बात को समझिएगा। अब देखिए यहां पे एक एंगल जो है वो आपकी प्लेन सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, ठीक है, और यहां पे भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन सरफेस के बीच में बन रहा है। बेटा इस एंगल का नाम आप याद रखेंगे, दिस एंगल इज बेसिकली कॉल्ड एज
ग्लैंस एंगल। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी प्लेन पे स्ट्राइक करती है तो जो भी टेंजेंशियल पॉइंट होता है, यानी जो भी टेंजेंशियल लाइन होती है, अगर यहां पे हम पॉइंट मान लें तो टेंजेंट के साथ बनाया जाने वाला एंगल हमेशा से ग्लैंस एंगल कहलाया जाएगा। दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप अच्छे से इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इन लॉज की डेफिनेशंस को। हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा, हमने इंसिडेंट रे को समझा, हमने रिफ्लेक्टेड रे को समझा। अब बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले आपका जो इंसिडेंट रे है, जो आपके पास इंसिडेंट रे था और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे था और नॉर्मल था, ये एक ही प्लेन के अंदर है। समझ रहे हो आप बात? अगर यहां पे भी आप इस इमेज को अच्छे से देख सकते हैं तो देखिए आपका इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और आपका इंसिडेंट, ये एक प्लेन के अंदर जो है वो आते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमसे पूछी गई है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस is basically always equal to angle of reflection। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमारे पास इस तरह का एक नॉर्मल है, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आई। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ऑब्वियस है कि ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। अगर हम लीनियर पेयर के हिसाब से कॉन्सेप्ट निकालें तो हमारे ये दो एंगल्स भी हमेशा आपस में बराबर रहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ग्लैंस एंगल को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक लाइन बन रही है, एक लीनियर पेयर बन रही है, तो उसके हिसाब से आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x प्लस 30 इज 180। तो इसके हिसाब से आप x 120 और x 120 निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन का सारा एंगल होता है 180 डिग्री। अगर इसमें से 30 और 30 ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, तो ऑब्वियस है आप ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 30 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास 2x प्लस ऑफ 60 डिग्री इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 120 और आपका x का जो वैल्यू होगा वो होगा 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये चीज भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ये ग्लैंस एंगल का कॉन्सेप्ट कभी समझना हो तो आप ये भी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझिए बात को। कभी कभार हमसे पूछा जाता है, या कि आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर भी एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? देखिए इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आई। ठीक है, मुझे एक चीज पता है कि नॉर्मल और इसके बीच में ये दो एंगल्स आपस में सेम है, लेकिन हमें बताया गया है कि ये एंगल जो बन रही है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के अंदर जो बनने वाला एंगल है वो एग्जैक्टली क्या एंगल है हमारे पास? 90 डिग्री है। तो आप बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर टोटल एंगल, इंसिडेंट एंगल और और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 है तो उसका हाफ कर लीजिए आप, 90 डिवाइड बाय 2। ये आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे और हायर क्लासेस में भी इस चीज को आप याद रखेंगे। अब बच्चा अगर रिफ्लेक्शन हुई तो उसके बाद रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं? हमारे पास दो तरह के रिफ्लेक्शंस के टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। और कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? कॉन्सेप्ट का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? क्या होता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन? वही तो नहीं जो हर रोज स्कूल जाती है और रेगुलर रहती है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपके पास है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एक इस तरह की रिफ्लेक्शन होती है कि जब भी हमारे पास एक सरफेस होता है, ठीक है, जब भी किसी एक सरफेस को इंसिडेंट रेज स्ट्राइक करते हैं, और ऑब्वियस है कि वो रिफ्लेक्टेड रेज भी बनाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपके पास हैं, चाहे आपके पास एक इरेगुलर सरफेस हो या रेगुलर सरफेस हो, हर जगह फॉलो होते हैं। तो एक चीज समझिएगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक ए मिरर
दैट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या चीजें हैं, अगर मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर मैं इंसिडेंट रेज डाल रहा हूं, इंसिडेंट रेज यहां स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट रेज यहां स्ट्राइक कर रही है, और जैसे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगा, तो एक इस तरह की रिफ्लेक्शन जिसमें आपके सारे ही रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल हो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की रिफ्लेक्शन को भी रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो कहा जाता है। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर, जो कि दूसरे साइड से पॉलिश्ड सरफेस हो, स्मूथ हो, रेगुलर सरफेस हो, इसके ऊपर इंसिडेंट रेज पड़ते हैं, ऑब्वियसली है कि रिफ्लेक्टेड रेज तो आएंगे ही, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके रिफ्लेक्टेड रेज जो कि दो डिफरेंट इंसिडेंट रेज या तीन या इन्फिनाइट हो सकते हैं, तो सारे ही रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाया गया है, तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो कहते हैं। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से आपके जहन में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन के ऊपर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, या इसे हम जानते हैं एक दूसरे नाम से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बात करते हैं सरफेस की। सरफेस हमारे पास अगर एक इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस का मतलब होता है, देखिए मिरर की हमने बात की, मिरर एक प्लेन सरफेस होती है, बहुत लॉजिकल। लेकिन अगर कुछ इस तरह की सरफेस हो, और ये सरफेस आप बोलोगे सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए, पहाड़ों पे पड़ने वाली लाइट, क्योंकि अगर आप माउंटेन्स को देखोगे, माउंटेन्स एग्जैक्टली सेम हाइट पे नहीं होते, कहीं पे पीक्स हाई होती हैं, कहीं पे पीक्स डाउन होती हैं, और ऑब्वियसली है एक इरेगुलर सरफेस है, क्या वहां पे रिफ्लेक्शन होती है? जी हां, जैसे ही लाइट पड़ी आपने देखा कि यहां पे ये सरफेस थोड़ी सी हाई है और यहां पे ये सरफेस थोड़ी सी डाउन है, इस तरह से ये वाली थोड़ी सी हाई है, तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही किसी पार्टिकुलर इरेगुलर सरफेस के अंदर इंसिडेंट रेज पड़े, आपने देखा पिछले केस में जस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि लाइंस एग्जैक्टली पैरेलल जा रही थी, एक पैटर्न बन के आ रहा था, लेकिन यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्योंकि आप समझेंगे, अगर मेरी इंसिडेंट रे यहां से आई, अगर मेरी इंसिडेंट रे यहां से आई, इस पार्टिकुलर सरफेस को टच किया, तो ये इसके लिए एक प्लेन लाइन बन गई, तो ये इस लाइन के हिसाब से अपना एंगल जज करेगी। अगर दूसरी एंगल डायरेक्टली इधर आ जाती है तो वो ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, नाउ इन दिस टाइप ऑफ अ रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, और अगर वो पैरेलल नहीं है, अगर वो पैरेलल नहीं है, तो इस प्रकार की या इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे और समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज जो है वो कैसे क्रिएट होती है। प्लेन मिरर कौन सा मिरर है बच्चे, जो हर रोज हम सुबह अपने मॉर्निंग में एग्जैक्टली देखते हैं, ठीक है। सुबह जैसे ही हम उठे, हम जब भी अपने आप को फ्रेश कर रहे होते हैं, कहीं जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो ऑब्वियसली जो घर में हम शीशा देखते हैं वो हमारे लिए एक प्लेन मिरर कहलाता है। अब देखिए प्लेन मिरर के अंदर क्या चीजें हैं हमारे पास, एग्जैक्टली यहां पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। जैसे ही एक प्लेन मिरर है तो इसके दूसरे साइड से कोटिंग करके है, तो तभी तो हमें सरफेस इजीली दिख जाती है, ठीक है। तो अपना जो शक्ल है वो इजीली दिख जाती है। हमारे सामने एक प्लेन सरफेस है, आप अपने घर में ये एक्टिविटी लेक्चर के बाद जाके कर सकते हैं। जितना ही आप प्लेन सरफेस को देखेंगे अच्छे से, तो उसमें आप बहुत सारी चीजें नोट करेंगे कि प्लेन सरफेस के अंदर हमारी शक्ल तो दिख जाती है, बट देयर आर सिंपल प्रॉपर्टीज जो हमें एग्जैक्टली इस इमेज। अब देखिए हम एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं, जो इमेज आपको मेरे मिरर के अंदर दिख रही है वो एग्जैक्टली इमेज कहलाती है, ठीक है।
अब देखिए क्या काम होता है यहां पे, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट है। यहां से क्या हुआ काम कि आपके पास ऑब्जेक्ट से जैसे ही मेरे पास लाइट जली, यानी कि सोर्स से हमारे पास जैसे ही लाइट पड़ा, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे पास अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर हमारे पास क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास खुद की लाइट नहीं है। मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है ये भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब इमेज कैसे फॉर्म होती है बात समझिएगा। अब जब भी हम किसी भी तरीके से, देखिए यहां मेरे पास दिस वन इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्मूथ साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास बन रही हैं, ये ऑब्जेक्ट है। आपने मिरर के अंदर क्या चीज देखी, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, मिरर के अंदर हमने क्या चीजें देखी, ओके देखिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है अगर आप देखिए, यानी कि मिरर के सामने कोई बंदा इतना दूरी पे खड़ा है और यहां से जितनी मिरर की डिस्टेंस है, यानी कि आप देख सकते हैं जितना ही ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है इतना ही इमेज उसे एग्जैक्टली मिरर से दूर दिखेगी, ठीक है, इतनी ही इमेज भी उसे मिरर से दूर दिखेगी। अगर ये दो क्लोज चलते आएंगे, आप मिरर के सामने भी ये एक्टिविटी कर सकते हो, आपने सामने एक मिरर लगा रखना है और खुद से चलते हुए मिरर की तरफ जाना है, आप देखेंगे कि आपको जो इमेज मिरर में दिख रही है वो भी आपकी तरफ ट्रेवल होती हुई नजर आएगी। अब समझना यह है कि यानी कि जितना एक ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है, अगर मैं सेंटर लाइन मिरर को मान लेता हूं तो इतनी ही इमेज भी एग्जैक्टली मिरर से दूर होती है, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल और रियल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है इसके ऊपर बात करेंगे, इरेक्ट होती है एंड ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। तीन चीजें आप याद रखिएगा। अगर मैं मिरर में, आपने देखा कि जैसे ही मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले मिरर में मुझे अपना आप उल्टा दिख रहा है, यानी कि मुझे अपना आप उल्टा इसलिए कुछ मिरर्स हैं जिनमें ऐसी सिचुएशंस हो सकती है या लेंसेज में हो सकती है, बट एक चीज आप समझिएगा, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं और प्लेन मिरर के अंदर अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरी कैप लगी हुई है, आपको जो इमेज दिख रही होगी वो भी बिल्कुल मेरी तरफ मुड़ी हुई और ऐसी ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि वर्चुअल हो जाएगी या इन्वर्टेड हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाला टॉप नीचे दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि इमेज अगर मान के चलो ये बंदा हाइट पे खड़ा है, देखिए इसका सर ऊपर है, इमेज में भी सर ऊपर है, इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली इरेक्ट इमेज है, तो इसे बेसिकली हम बोलते हैं इरेक्ट, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है इमेज के अंदर या उसकी डायरेक्शन के अंदर। देखिए यहां पे अब एक चीज और हो सकती है, वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज कहलाती है जो कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर सकें, यानी कि स्क्रीन पे ना बना सकें, तो वो हमारी वर्चुअल इमेज कहलाती है। और प्लेन मिरर के अंदर की एक प्रॉपर्टी है कि आपकी जो इमेज बनती है वो एग्जैक्टली वर्चुअल इमेज होती है। तीसरी बात, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस मिरर से हमेशा से इक्वल होता है, तो इस पे अगर एमसीक्यू आ जाता है कि इमेज आपकी मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर है, तो आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा, तो आंसर इज 25 सेंटीमीटर एज इट। उसके बाद एक चीज आपने देखी होगी, इन्वर्जन, व्हाट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। आपने एक इमेज सामने लगा रखी है, देखिए अगर आप इस इमेज की तरफ अच्छे से गौर से देख रहे हैं, सामने आपके एक शीशा लगा है, आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड ऊपर उठा रही है। आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इमेज जो है वो राइट हैंड ऊपर उठा रही है। इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। और आपके जो प्लेन मिरर्स के अंदर इमेज बनती है वो बेसिकली ये पार्टिकुलर कैरेक्टर्स दिखाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि क्या है एक रियल इमेज के अंदर और एक वर्चुअल इमेज के अंदर डिफरेंस। देखिए भाई साहब, A real image is formed on actual convergence of the light rays। जब light rays converge हो तब रियल इमेज बनती है। इन ऑप्टिक्स, अगर हम ऑप्टिक्स ब्रांच की बात करें, एक वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है व्हेन द आउटगोइंग रेज फॉर्म अ पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो बात को, कि जब भी हमारी, या तो आप इसे सिंपल एक चीज में याद रखेंगे, अगर हम क्लास 8 लेवल की बात कर रहे हैं तो आप इसमें एक चीज याद रखोगे कि अगर आप एक इमेज को स्क्रीन पे उतार सकते हैं, अगर एक इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकें, ठीक है,
तो वो एग्जैक्टली हमारे पास रियल इमेज होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली रियल इमेज। लेकिन अगर हम एक वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, ठीक है, वर्चुअल इमेज की बात कर सकते हैं, तो ये जो इमेज है हमारे पास, वी कैन नॉट ऑब्टेन दिस इमेज ऑन द स्क्रीन, जैसा कि हमने अभी प्लेन मिरर के केस में भी देखा। तो चलिए अब बात करते हैं मल्टीपल इमेज कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, अगर आप यहां पे बनी हुई इस इमेज को अच्छे से देख सकते हैं, तो यहां पे क्या है कि इस इमेज के अंदर दो मिरर्स जो हैं वो आपस में इंक्लाइंड हैं, दो मिरर्स आपस में इंक्लाइंड हैं। अब देखिए, आपने क्या चीज देखी कि अगर मेरे पास इस तरह के दो मिरर जो हैं, जो कि एग्जैक्टली साइड टू साइड कनेक्टेड हैं, लाइक दिस एंड दिस, इस तरह से दो मिरर्स को मैंने कनेक्ट किया, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां बन रही है, एक इमेज यहां बन रही है, और इस इमेज का रिफ्लेक्शन आपको यहां कहीं इस मिरर में दिख सकता है, और इस इमेज का रिफ्लेक्शन आपको यहां कहीं मिरर के अंदर दिख सकता है। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेज ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मल्टीपल इमेज का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, कि लाइट हमारे पास जो होती है वो बार बार रिफ्लेक्ट की जा सकती है, यानी कि लाइट को हम बार बार रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक्चुअल इमेज है, और ये इस इमेज का जो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, सॉरी, और इसका एक इमेज इस मिरर में बन रहा है, एक मिरर इसमें बन रहा है। अब देखिए, यहां पे आप एक चीज को समझिएगा कि हमारे पास जो ये वाली इमेज है, ठीक है, इस इमेज के अंदर आप क्या देखेंगे, जस्ट इस इमेज का रिफ्लेक्शन भी आपको इस मिरर में दिखेगा, तो आपके पास एक इमेज के मल्टीपल इमेज बन सकते हैं। तो इसके ऊपर आपसे एग्जाम में और आपके मॉडल पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, When an object is kept between the two parallel planes, अगर दो पैरेलल प्लेन्स के अंदर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली उसका एक इमेज एक पैरेलल लाइन में बनेगा, एक इमेज में, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आर पॉसिबल। और जैसे ही मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी तो उसकी वजह से हमें इनफिनाइट इमेजेस जो है वो दिखेंगे। बट ये इमेज कितने दिखेंगे वो डिपेंड करता है कि दो मिरर्स को आपने किस एंगल के ऊपर इंक्लाइंड कर रखा है। यानी कि मेरे पास एक मिरर है और ये मेरे पास एक मिरर है, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, इस पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो बनते हैं। अब बात को समझिएगा, अगर हमारे पास यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि मल्टीपल इमेजेस के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास आता है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट, या जिसे हम एग्जैक्टली एक इंस्ट्रूमेंट ही मानेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इस अपने कैलेडोस्कोप की बात करें, ठीक है, कैलेडोस्कोप के अंदर क्या होता है, देखिए, सबसे पहले इस कैलेडोस्कोप में तीन रेक्टेंगुलर मिरर्स को इंक्लाइन किया जाता है। समझिएगा बात को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं इस चीज को। यहां पे आपके पास एक मिरर है, रेक्टेंगुलर मिरर है, ठीक है, एक दूसरा रेक्टेंगुलर मिरर है, ये आपके पास एक मिरर है, और यहां पे एक तीसरा रेक्टेंगुलर मिरर है आपके पास, ठीक है, तीन मिरर्स हैं। अब इन तीन मिरर्स को कैसे जोड़ दिया, देखिए, एक मिरर यहां लगा दिया, एक मिरर यहां पे लगा दिया, और एक डायरेक्ट दो मिरर्स को आपस में ऐसे जोड़ा, ऐसे, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। और जैसे ये वाला मिरर जुड़ गया, ठीक है, ये, और जो तीसरा मिरर है उसको नीचे वाले मिरर के साथ जोड़ दिया, यानी कि इन तीन मिरर्स को एक ट्रायंगुलर शेप बनाकर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी मिरर की पॉलिश्ड सरफेस है वो आप बाहर की ओर रखेंगे, ठीक है, मिरर को आप पॉलिश्ड सरफेस जो है वो आप बाहर की ओर रखेंगे। जब आपके पास ये तीन मिरर्स, जो तीन मिरर्स के टुकड़े थे, जिनको आपने इसको इसके साथ जोड़ा और फिर तीनों को मिला के जोड़ा और एक ट्रायंगुलर शेप इस तरह की बना दी, यहां पे इस साइड में भी एक मिरर लगा हुआ है, इसके अपोजिट साइड में भी एक मिरर लगा हुआ है, और नीचे से ये वाला मिरर है, जिनका हर एक मिरर का जो एग्जैक्टली शेप है, यानी कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और पॉलिश्ड सरफेस इस मिरर की भी बाहर है, नीचे वाले मिरर की भी बाहर है, और इस वाले पर्टिकुलर मिरर की भी बाहर है, ठीक है। अब ये जब आपने बना लिया, उसके बाद क्या होता है, मैं कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं कि कैलेडोस्कोप क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, उस पर बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, उसके बाद आप एक कार्डबोर्ड के थ्रू या कार्डबोर्ड का यूज करके आप एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करेंगे। आपने यहां एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करा,
ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करा। उसके बाद आपने उठाना है इस पूरे ही 3 शीशों को जो कि आपने इस तरह से इंक्लाइन करके या जोड़ के रखे हुए हैं, उसको इस सिलेंडर के अंदर डाल देना है। अब इसको हमने इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया है और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब जब आपने इसको एक तरफ से डाल दिया तो आप क्या काम करेंगे कि इस मिरर को यहां से कार्डबोर्ड के थ्रू बंद कर देंगे एक साइड से। ठीक है, कार्डबोर्ड के थ्रू बंद कर देंगे। समझ रहे हो आप बात को? उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने इसको कार्डबोर्ड के थ्रू यहां से क्लोज किया, दूसरे साइड में आप एक काम करेंगे कि आप एग्जैक्टली 2 सर्कुलर मिरर्स लाएंगे। ठीक है, 2 सर्कुलर मिरर्स जिनके बीच में आप कुछ कलर्ड चीजें जो हैं या कलर्ड चीजें जो हैं वो डाल सकें। ठीक है, कलर्ड पीसेस आप डाल सकें और इसके बाद इनको उठा के आपने यहां पे लगा देना है। और ये जो आपने एक तरफ से गोल कार्डबोर्ड लगाया था, इसमें एक छोटा सा आप सुराग कर देंगे और जैसे ही आप इसमें सुराग करेंगे और उसमें से देखेंगे तो आपको एक बहुत अजीब तरीके से बनने वाले बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग से डिजाइन्स अंदर मिलेंगे। अब बताइए सर, इसका फिजिक्स में क्या काम है और इसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है? तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें, अ कलाइडोस्कोप इज अ सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका काम क्या होता है? काम पे बात आते हैं। इट कंटेन्स मिरर्स एंड लूज कलर्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स ऑफ ग्लास इन पीसेस। इसमें कलर्ड पेपर्स, कलर्ड ग्लास के पीसेस, छोटे छोटे आप बैंगल्स जो होते हैं आपके रेड कलर के, ग्रीन कलर के, वो भी तोड़ के आप डाल सकते हैं अगर घर में बना रहे हो। जैसे ही लाइट इसके अंदर एंटर हुई, जैसे ही लाइट इसके अंदर एंटर हुई, क्योंकि 3 मिरर्स लगे हुए हैं इसके अंदर और 3 मिरर्स भी एग्जैक्टली एंगल पे लगे हुए हैं, और जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक डिफरेंट तरह के पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप इन पैटर्न्स की बात करेंगे तो आपको ये डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बड़े ही खूबसूरत दिखता है। तो आपके पास क्लाइडोस्कोप के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, चेंजिंग, क्रिएटिंग एंड मेस्मराइजिंग विजुअल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लाइडोस्कोप प्रोवाइड्स एंडलेस कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स, और इसकी एक खास खासियत कि एक बार आपने जो डिज़ाइन देखा वो आप दोबारा नहीं देख सकते, यानी कि हर बार आपको डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो क्लाइडोस्कोप के अंदर दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लाइडोस्कोप की यूजेस। अब आप बोलोगे सर इतना सारा जो काम हमने किया इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, जो आजकल आपके पास डिफरेंट तरह के घरों के अंदर वॉलपेपर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, डिफरेंट तरह की स्क्रीन्स या शीट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, या आपके शॉप में आपको उसको मॉडिफाई करते हैं, डिफरेंट तरह के कलर्स आते हैं। ठीक है, ये सारे कलर्स और डिज़ाइंस जो हमारे आर्टिस्ट लोग होते हैं या जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इन्हीं क्लाइडोस्कोप्स के अंदर इनको विजुअलाइज करके, देख के, फिर उसके थ्रू कॉपी करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए एक बड़े काम की चीज़ है। फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो कि यानी कि एस्थेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारे मिरर्स किसी पार्टिकुलर एंगल के ऊपर लगे हुए हैं तो क्या एंगल हो सकता है और किस तरह से कितनी टाइप्स की इमेज फॉर्म की जा सकती है? देखिए, अगर मेरे पास यहाँ से एक इमेज है बात को समझिएगा, एक मिरर है, उसे यहाँ इस तरह से इंक्लाइन किया गया है और दूसरा मिरर इसके साथ कुछ यूं जोड़ के रखा गया है। ठीक है, और इन 2 मिरर्स के बीच में यहाँ पे एक एंगल है, यानी कि एक मिरर आपने यहाँ रख दिया और एक मिरर आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, इस तरह से आपने मिरर रख दिया, बात को समझिएगा, और इस तरह से आपने एक मिरर रख दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज और दोनों से बराबर होनी चाहिए। तो आप कितनी इमेज फॉर्म होंगी डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर एंगल पे। सपोज मान के चलते हैं इफ एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको नंबर ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय n, एंड थीटा इज द एंगल एट विच 2 मिरर्स आर बेसिकली इंक्लाइन टू ईच अदर। तो थीटा ने आपने लिखेंगे और यहाँ पे थीटा हमारे पास वैल्यू में कितना है? 90 डिग्री है और माइनस जैसे ही आप 1 करेंगे सो यू विल गेट द नंबर ऑफ द इमेज बेसिकली फॉर्म्ड। तो इसको कैलकुलेशन जैसे ही करेंगे 9 0 9 4 36,
तो यहाँ पे 4 - 1, तो बेसिकली 3 इमेजेस आपके पास बन के आएंगे अगर आप इंक्लाइन करते हो एक प्लेन के अंदर और उसका बीच वाला एंगल 2 मिरर्स को इस तरह से लगाते हो, एक ऐसे उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हो, तो इस तरह से आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली वॉचिंग दिस प्रॉपरली और कॉपिंग दिस एज वेल। अब कॉन्सेप्ट आता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट को अगेन रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। देखिए भाई साहब, अगर इसका कॉन्सेप्ट हम समझें, हम जब नाई के पास कटिंग करने जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं हमें तो सिर्फ अपना फ्रंट बैक दिखता है। हाँ, अगर कोई एथलीट है तो वो घूम के पीछे देख सकता है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई इतना भी 30 मार खान नहीं है कि वो अपने पीछे से कटे हुए बाल को देख पाए। देखिए उसमें क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा, आपके फ्रंट पे एक मिरर लगा होता है और आपके पीछे एक एंगुलर मिरर लगा होता है जो कि थोड़ा सा हाइट पे होता है। आपको फ्रंट में दिखने वाले इमेज के थ्रू आप अपना बैक इमेज का और सर का पीछे वाला जो कटिंग किया हुआ पार्ट होता है वो देख के आप बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरी कटिंग हो गई या अच्छी हुई है या कोई सुधार करने की जरूरत है। तो एक्चुअल में वहां पे क्या होता है, एक्चुअल में लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर मैंने एक मिरर को यहां रख दिया, बात को समझिएगा, मैंने एक मिरर को कुछ यूं रख दिया, इस तरह से रख दिया है मैंने मिरर को, यहां से मैंने एक लाइट सोर्स लाई और यहां एक मिरर लगा हुआ है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। यहां पे मैंने एक मिरर रखा हुआ है और यहां से एक इंसिडेंट रे आती है, मिरर को स्ट्राइक करती है। अब क्या हुआ काम, हमें तो पता है कि भाई साहब ये रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होती है यहां हम सामने एक और मिरर रख लेते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करेगा किस एंगल के थ्रू ये आ रही थी, वही उसी एंगल के हिसाब से रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो इससे हमें एक चीज पता चल के आया कि एक बार रिफ्लेक्ट की गई लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ हैं, बार्बर के शॉप में। यही कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपने पीछे के बाल को, कटे हुए बाल्स को देख पाते हैं। यानी कि एक बार अगर लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो उससे दोबारा भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अंदर है कॉन्सेप्ट है कि पेरिस्कोप क्या होता है। देखिए पेरिस्कोप अगर आप घर में बनाना चाहें तो यू कैन एक्चुअली मेक इट। ठीक है, आपको एक कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा और इस तरह की शेप में उसे काटना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप इसे रेक्टेंगुलर शेप में काटें और फिर इसे आप इस तरह से इस शेप में काट लें। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही आप काटेंगे तो ये वाला चीज़ देखिए, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके कॉर्नर पे यहाँ एक मिरर लगा होता है, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, और इस पे एग्जैक्टली क्या हुई, स्ट्राइक हुई, और यहां से ये जो रे निकल के आ रही है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। और जैसे ही ये यहां पहुंची, यहां एक और मिरर लगाया जाता है। ठीक है, और ये इस मिरर के लिए इंसिडेंट हो गई और यहां से आप बाहर इमेज आपकी देख सकते हैं। अब बताएंगे सर आपकी पेरिस्कोप का क्या फायदा है और पेरिस्कोप का यूज क्या है डेली लाइफ में। देखिए बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, ऑप्टिकल डिवाइस फॉर वीविंग द ऑब्जेक्ट्स नॉट इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। देखिए अगर मान के चलो हम एक वॉर के अंदर हैं, एक जंगी सूरत हाल है और सामने कोई बंदा है जो फायरिंग कर रहा है या इस तरह के कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसे हमें छुपके से देखना है, तो ये मेरी दीवार है, तो ये क्लाइडोस्कोप मेरे पास है, इसका मैं एक एंड जो है यहाँ पे मान के चलो ये लेंस लगा हुआ है इसके सामने, तो मैं इसको एक एंड को ऐसे रखूंगा, फिर यहां से इसको मैं दीवार से बाहर ले जाऊंगा, इसका एक एंड जो है दीवार से बाहर। जैसे ही मैं ये दीवार से, मैं तो खुद दीवार के पीछे हूं, जैसे इसको मैंने बाहर निकाला तो इस मिरर से मैं अपने सामने वाले होने वाली किसी भी एक्टिविटी को इजीली देख सकता हूं। ये इसका बेसिक रूल है या बेसिक यूज है। तो एक्चुअल में फिनोमेना क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट वी कैन रिफ्लेक्ट इट अगेन। समझ रहे हो बात को। देखिए कंपोनेंट्स इसमें क्या आएंगे, लॉन्ग ट्यूब विद अ मिरर और प्रिज्म इनसाइड। ठीक है, इस तरह से मिरर होता है हमारे पास और इस मिरर के थ्रू लाइट को दो बारी रिफ्लेक्ट करने से हम ये पेरिस्कोप जो है बना सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन क्या होती है, लाइट इंटर्स थ्रू टॉप ओपनिंग, लाइट इंटर्स थ्रू टॉप ओपनिंग। लाइट में क्या है कि लाइट बेसिकली टॉप से एंटर करती है, एक साइड से आप यहां पे देख लें, लाइट बेसिकली टॉप से एंटर करेगी
और यहां पे एक चीज है, जैसे ही यहां से लाइट एंटर हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर निकलेगी और हमें एक इमेज जो है वो बेसिकली फॉर्म होता हुआ नजर आएगा जो हमारे सामने है। ठीक है, तो कॉमन यूजेज क्या है कि सबमरीन्स के अंदर इसे देखा जाता है फॉर ऑब्जर्विंग सरफेस वाइल सबमर्ज। जब आप सबमर्ज में हैं तो इसको देखा जाता है ऊपर से कि आप किस तरह से अपने आप से दूर जो चीज़ है उसे बेसिकली देख सकते हैं, जो डायरेक्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट में नहीं है। अदर एप्लीकेशंस क्या है, हमारी आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर ये होता है यूज़, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें लिए यूज़ किया जाता है, और किसी भी ऑब्स्टेकल को देखने के लिए भी वीव किया जाता है। तो ये पेरिस्कोप्स के यूजेस हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि रेनबो की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। देखिए, अगर हम बात करें रेनबो की, ठीक है, रेनबो में क्या है, हमारे पास जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। देखिए, हमारे पास एक रेंज ऑफ लाइट है, ठीक है, रेंज ऑफ लाइट है जिसे हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं, ये वो लाइट है जो हमारे पास विजिबल कलर्स हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि सनलाइट में आपको ये कलर मिक्स होते हुए नहीं नज़र आते। ठीक है, या सनलाइट में आपको ये कलर नहीं दिखते, वो एक प्लेन वाइट लाइट दिखते हैं। अब ये कैसे देखे जा सकते हैं, देखिए आप क्या काम करेंगे, अगर आप घर में देखना चाहते हैं तो आपको एक वाटर का एक बाउल लाना पड़ेगा जिसमें आप पानी डालेंगे और उसके अंदर आप एक मिरर इंस्टॉल करेंगे जो कि पानी के अंदर पूरा ही इमर्स्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इसके सामने एक दीवार पे या कहीं पे भी इसकी रिफ्लेक्शन जो है, यहाँ से आपने लाइट डाली, जैसे सन से लाइट आ रही है, जैसे ये वापस जाएगी तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे कलर दिखेंगे, क्योंकि मीडियम एग्जैक्टली चेंज हो रहा है। ये क्लास 10th में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। और स्प्लिटिंग ऑफ दिस वाइट, ये जो वाइट कलर लाइट जो थी, जैसे यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई तो ये स्प्लिट हो गई, और स्प्लिट होने के बाद इसने 7 कलर्स दिए। दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ द रेनबो एज वेल। अब जो हमारे पास सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट बिल्कुल वाइट नहीं है, इट कैरीज एग्जैक्टली 7 कलर्स इन इट। ठीक है, तो ये चीज आप समझेंगे। अब अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि कैसे रेनबो फॉर्म होता है। देखिए, एक लाइट शावर हुआ, एक रेन हुई थोड़ी सी, उसके बाद आपने देखा कि कहीं पे भी आसमान में कहीं पे भी रेनबो बन रहा है। और जैसे ही आपने देखा एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे आर बेसिकली स्फेरिकल इन शेप विच प्रोवाइड द डायरेक्ट कंडीशंस फॉर एग्जैक्टली गिविंग दिस 7 कलर्स ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो जैसे ही लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है तो ये एक्चुअली प्रिज्म का काम करते हैं, और ये एक्चुअली हमें 7 कलर्स ऑफ लाइट जो है आसमान में कहीं पे भी दिखने को मिलते हैं। अगर आपने घर में किसी को कपड़े धोते हुए देखा होगा तो सर्फ एक्सेल के या किसी भी सर्फ के आप एग्जैक्टली उन थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स में जो थोड़ा थोड़ा आपके पास ड्रॉपलेट्स होते हैं, आप उनमें भी अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको ये 7 कलर्स वहाँ पे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं देंगे, तो ये एग्जैक्टली वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एक टॉपिक। उसके बाद आती है हमारी टॉपिक कि व्हाट इज इनसाइड द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका क्या रोल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ह्यूमन आई है, इट्स बेसिकली स्फेरिकल शेप्ड सेंस ऑर्गन, आपको पता ही है ये सेंस ऑर्गन है हमारे पास। डायमीटर रेंज होती है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। दैट गिव्स बेसिकली द सेंस ऑफ लाइट, जो कि हमें सेंस ऑफ लाइट का सेंस देती है। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स अस टू परसीव द कलर्ड डेप्थ ऑफ द लाइट। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। उसके बाद अगर हम देखें जो कि लीस्ट डिस्टेंट है एक ह्यूमन आई के लिए, ठीक है, तो याद रखना नॉर्मल जो है ह्यूमन आई के लिए, ठीक है, फॉर एन एडल्ट पर्सन इट्स अराउंड 25 सेंटीमीटर। तो ये आप याद रखेंगे, हो सकता है एमसीक्यू में पूछा जाए। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप पहले थोड़ी चीज़ें समझ लें। देखिए क्या है हमारे पास एक चीज़, अगर हम यहाँ आई की बात करें, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आई में जो आउटर सरफेस है, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर कॉर्निया के बाद आपके पास एक सरफेस लगी होती है जो कि हम डिटेल्ड एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, और उनकी सारी डेफिनेशंस आपके पास स्क्रीन पे हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से याद भी और लिख भी सकें साथ में। ठीक है, देखिए
बेसिकली लाइट जो हमारी आंख में आती है ना, इट enters through the membrane that forms a transparent bulge, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है एग्जैक्टली ट्रांसफर्ड बल्ज होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें क्या होता है, इन फ्रंट, ये फ्रंट ऑफ द आई पे होती है एंड दिस इज बेसिकली ऑन द फ्रंट ऑफ द आई, और इसको हम एग्जैक्टली कॉर्निया कहते हैं, जो कि बाहर से आउटर बल्जिंग सरफेस है, जेली टाइप, ठीक है। उसके बाद आता है आइरिस, ठीक है। आइरिस बेसिकली क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल, जो कि साइज ऑफ द प्यूपल को कंट्रोल करता है, और ये भी साथ में कंट्रोल करना है कि कितनी लाइट जो है आई के अंदर जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यूपल कंट्रोल करता है, लेकिन नहीं, आइरिस जो है बेसिकली कंट्रोल करता है कि हाउ मच लाइट एंटर्स बेसिकली टू द आई। दूसरी बात, प्यूपल जो होता है इज द स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है, ठीक है, स्मॉल डॉटेड ब्लैक, उसे बेसिकली प्यूपिल कहा जाता है। उसके पीछे एग्जैक्टली लेंस लगा होता है, और जैसे ही द लेंस विच इज बिहाइंड द प्यूपिल, जो कि प्यूपिल के पीछे लगे होती है, ये हेल्प करती है ताकि फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाए और रिक्वायर्ड जो फोकस बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है उसे डिस्टेंस तक देखा जा सके, ठीक है। जनरली आपने क्या किया होता है कि आपको मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे ही हम अचानक किसी बहुत तेज लाइट को एक्सपोज हो जाते हैं तो हम जनरली अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो आइरिस है वो एग्जैक्टली एडजस्ट कर रहा होता है चीज़ों को कि कितनी लाइट हमें एग्जैक्टली धीरे धीरे करके जब हम आंखें खोलेंगे एंड वी आर एबल टू एडजस्ट आवर लाइट। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्रोटेक्शन भी के लिए। उसके बाद आता है outer covering, that's retina is a screen where the image gets formed। और रेटिना पे ये सारी जो इंफॉर्मेशन इन 3-4 चीज़ों से हमें मिली वो रेटिना पे फॉर्म होती है। उसके बाद इट्स डेलिकेट मेम्ब्रेन, ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है विद अ लार्ज नंबर ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स, जिसमें रॉड्स होते हैं, कून्स होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स क्या काम करते हैं कि सेंस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि बहुत सारे नर्व्स हैं जो सेंसिटिव नर्व्स हैं हमारे पास, वहां से ये मैसेज जो है जो इस आंख ने देखा है, ठीक है, वो एग्जैक्टली जो हमारे कून्स होते हैं दे आर बेसिकली सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, और जो हमारी राइट होती है ना, जो हमारी रॉड्स होती हैं दे आर बेसिकली सेंसिटिव टू द डिम लाइट। अब इनका क्या काम होता है कि ये मैसेज देते हैं ऑप्टिक नर्व को, और ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट करती है इस मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू टू द ब्रेन, और ब्रेन में आपको ये समझ आ जाता है कि एग्जैक्टली हम क्या चीज देख रहे हैं। तो ये सारी वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आई है, ठीक है। तो यहां पे जब भी आपको डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरह का बेसिकली एक डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। देखिए सबसे बाहर आपके पास यहाँ पे कॉर्निया है, ठीक है, देखिए कॉर्निया, और उसके बाद उसके डायरेक्ट पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये कॉर्निया है, आउटर बल्जिंग जो है आई की, ठीक है, कॉर्निया। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेम आइरिस का काम क्या होता है कि वो लाइट को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट देना है, ठीक है। उसके बाद पीछे लेंस पे, और लेंस के थ्रू ट्रांसफर होता है रेटिना के अंदर इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे इमेज फॉर्म हुआ तो बहुत सारे नर्व्स हमारे पास एक्टिव सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, जैसे हमने रॉड्स और कून्स की बात की, वो ऑप्टिकल नर्व को ये मैसेज भेजते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या देखा, और वो मैसेज वाकई फीड होती है ब्रेन में और हमें पता चलता है कि हमने क्या चीज़ देखी है, ठीक है। तो बात करते हैं अब आगे कि परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। अगर हम देखें, हम किसी भी जब इमेज को देखते हैं कुछ सेकंड के लिए, जैसे मैंने किसी इमेज को देखा, कुछ सेकंड्स के लिए वो इमेज का फिगर जो है या पिक्चर जो है हमारी आंखों के सामने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द आई, और ये कब तक होती है, इट्स अराउंड अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड ऑफ अ ह्यूमन आई तक आप परसिस्ट कर सकते हो। यानी कि एक बार इमेज को देखा और फिर बंद किया तो आपको आंखों में वो इमेज अभी भी दिख रही होगी, ठीक है। उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। अगर आपने देखा है हमारे पास होती है डिफेक्ट्स, डिफरेंट तरह के आंखों में डिफेक्ट्स हो जाते हैं। उनमें एक डिफेक्ट जो है वो है मायोपिया। देखिए मायोपिया को आप कैसे याद रख सकते हैं कि मायोपिया हमारे पास एक इस तरह का डिफेक्ट है, ठीक है। मायोपिया हमारे पास एक इस तरह का डिफेक्ट है जिसे हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। छोटा नाम तो छोटा डिफेक्ट, समझिएगा बात को। डिफिकल्टी सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जिस भी आदमी को डिफिकल्टी हो रही हो दूर की चीज़ों को देखने में, उसे मायोपिया कहते हैं। और इसके अगर करीब की चीज़ें दिख रही हो
तो इस तरह की बीमारी को बेसिकली मायोपिया कहा जाता है और इसे करेक्ट किया जाता है कॉनकेव लेंस का यूज करके, लेकिन विच डाइवर्जेस लाइट बिफोर इट रीच द आई। ठीक है, नाउ उसके बाद आता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है, या हाइपरोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है एक ऑब्जेक्ट को कि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि जो करीब की चीज़ें हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देती और दूर की चीज़ें बड़ी अच्छी से दिखाई देती हैं। इस तरह के डिफेक्ट को हम बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं और इसे करेक्ट किया जाता है विद द कॉन्वेक्स लेंस। और ये लेंसेज के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि क्या है लेंस का रोल इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक डिजीज़ जिसे हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये इरेगुलर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस कॉजिंग ब्लड विजन, जिसकी वजह से पूरा ब्लर होता है, ना कि नज़दीक की चीज़ें दिखें ना ही दूसरी। करेक्टेड विद सिलेंड्रिकल लेंसेज इसमें लगाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेज, और उनके थ्रू इसे करेक्ट किया जाता है विच कंपनसेट फॉर द इरेगुलरिटीज़ इन कर्वेचर, जो कि कर्वेचर की इरेगुलरिटीज़ को मेंटेन रखते हैं या स्टेबल रखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये एज रिलेटेड डिफिकल्टी भी हो सकती है, यानी कि एज के साथ साथ जैसे आप बड़े होते हैं तो एफिशिएंसी आंखों की या लाइट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उससे भी हो जाता है। करेक्टेड विद बाईफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज। आपने अगर घर में किसी बुजुर्ग स्पेक्स देखे हों तो ऐसा स्पेक्स है नीचे कुछ इस तरह से एक, यानी कि इसमें 2 फोकल लेंसेज लगे होते हैं। ठीक है, बाईफोकल इसको इसीलिए कहा जाता है, कॉनकेव भी लगा होता है, कॉन्वेक्स भी लगा होता है। तो जैसे कोई अखबार पढ़ने के लिए ऐनक को फिर खींच के नाक पे रख लेता है, तो बेसिकली क्या होता है उसमें कि 2 मिरर्स लगे होते हैं, वो 2 मिरर्स से चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, तो उसे बाईफोकल कहा जाता है। विच हैव डिफरेंट सेक्शंस फॉर नियर एंड फार विजन, जिसमें नियर की चीज़ों को वो एग्जैक्टली डिफरेंट विजन से देखता है, यानी कि डिफरेंट मिरर से देखता है, और जो फार का है वो एग्जैक्टली डिफरेंट विजन से देखता है, यानी कि डिफरेंट मिरर से देखता है। और करेक्टिव इसका ऑप्शंस भी हैं, अगर सर्जरी के थ्रू हम करेक्ट चाहें तो उसके थ्रू भी किया जा सकता है, यानी कि विदाउट ग्लासेस के थ्रू। बहुत सारे लोगों को डिफेक्ट्स होते हैं और उनके डिफरेंट पर्पसेस हैं, लेकिन आप पहले 3 अच्छे से याद रखेंगे अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। विजुअली चैलेंज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो देख नहीं सकता उसे हम विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, क्या ऐसा सिस्टम है कोई कि अंधे लोग भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे आपको मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि मैंने जब क्लास 10th का उर्दू कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड आई एक्चुअली हैड अ कमेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट, वो शायद पुलवामा साइड से था, और उसने नीचे कमेंट में ये लिखा था कि सर प्लीज़ मैंने क्लास 10th का उर्दू आपके ऑडियोज़ सुन सुन के याद किया था। एंड अगर वो स्टूडेंट मुझे आज भी सुन रहा है तो आई एम रियली थैंकफुल कि मैं कुछ थोड़ी बहुत भी उसकी हेल्प कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, विजुअली चैलेंज पर्सन जो होते हैं वो रीड कर सकते हैं, वो राइट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? एक आदमी था जिनका नाम बरेली था, उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया, लुइस बरेली इनका पूरा नाम था। इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट ईजाद किया, एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिससे विजुअल पर्सन्स भी रीड और राइट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि वो भी पढ़ सकते हैं। वो खुद ब्लाइंड थे, एक फ्रेंच मैन थे जिसने ये सिस्टम बेसिकली क्रिएट किया। और उन्होंने क्या सिस्टम क्रिएट किया कि जिससे कोई भी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन आसानी से चीज़ों को रीड एंड राइट जो है वो कर सकता है। देखिए, अब ये लुइस ब्रेली का जो सिस्टम था, इसका एक हेल्प था कि ये चाहता था कि जो भी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं वो अच्छे से देख पाएं और वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकें। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प की बाय फीलिंग। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है रेज डॉट्स। ठीक है, देखिए अब ये रेज डॉट्स क्या है, मैं आपको दूसरी स्लाइड पे क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। डिफरेंट डॉट पैटर्न्स प्रेजेंट इन लेटर्स जो उसने बनाए, और उसके बाद इट अलाउज ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स एंड राइट नोट्स एंड यूज कंप्यूटर्स एज वेल। देखिए अब ये क्या है ब्रेली सिस्टम। अगर आप ध्यान रखेंगे कि ये बेसिकली एक पेपर पे लिखे जाते हैं। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पेपर है जहाँ पे ये जो डॉट्स हैं थोड़ा ऊपर ऊपर को उठे हुए हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे ये डॉट्स हैं,
क्योंकि विजुअली चैलेंज पर्सन जो है, जो बेसिकली अपनी आंख से तो कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ चीज़ों को हाथ से फील कर सकता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, मान के चलो ये कुछ डॉट्स हैं जो कि एक्चुअली पेपर से ऊपर चढ़े हुए डॉट्स होते हैं। तो एक विजुअली चैलेंज पर्सन जब इन डॉट्स के ऊपर हाथ फेरता है तो वो हाथ फेरते हुए इन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकता है, इन ऊपर ऊपर उठे हुए डॉट्स के थ्रू समझ सकता है। ये देखिए किस तरह के होता है। जैसे आपका अगर ए लिखना है तो 3 डॉट्स प्लेन है आपके पास, ये सारे डॉट्स प्लेन हैं, और एक कॉमन चीज़ है कि सारे ही ऑब्जेक्ट्स में जो है 6 एग्जैक्टली यूज़ किए गए हैं। ठीक है, यानी कि 6 डॉट्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। अब इसमें क्या है कि ये ब्लैंक डॉट है और यहाँ पे आपके पास ये इस तरह, जैसे वो इसको हाथ से छुएंगे तो उनको पता लगेगा कि कुछ प्लेन डॉट्स हैं और कुछ ऊपर उठे हुए। इसके हिसाब से ऐसे इनको एग्जैक्टली मैनेज किया जाता है और समझाया जाता है। अब जब एक विजुअली चैलेंज पर्सन इसके ऊपर हाथ रखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ए के लिए पैटर्न ऐसे है कि पहला एक ब्लैंक, फिर 2 उठे हुए या 3 उठे हुए, तो वो अपनी उंगलियों से इस चीज़ को समझ पाता है और लिख पाता है। ठीक है, इस तरह से वो राइटिंग करते हैं, यानी कि ए इसमें ऐसे लिखा जाता है। एंड सेम वे अगर आप बी की बात करें तो बी ऐसे लिखा जाता है, सी ऐसे लिखा जाता है, डी ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से मैंने जो शीट सामने यहाँ लगा रखी है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ डॉट्स ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, और इन डॉट्स से एक विजुअली चैलेंज पर्सन अपने उंगलियों के थ्रू सेंस कर सकता है और समझ सकता है कि एग्जैक्ट में कौन सा हरूफ या कौन सा लेटर जो है वो लिखा हुआ है। और ये है तरीका बरेली सिस्टम का कि किस तरह से एग्जैक्टली उसके थ्रू विजुअली चैलेंज्ड पर्संस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे होता है हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द लेक्चर। Up till we are meeting in the friction, till then take care guys and God bless you all guys. Thank you.